हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, पिछले काफी टाइम से मैं आपको क्लास 9th और 10th के वीडियोस नहीं दे रही थी। आज से मैं क्लास 9th के वीडियोस अपलोड करूंगी। इससे पहले मैंने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसके 2 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं और आज मैं करूंगी पार्ट नंबर 3। अगर कोई बच्चा पार्ट नंबर 3 को देखता है, उससे पहले उसे वो दो वीडियोस हैं वो देखने हैं। पहला है इंट्रोडक्शन और दूसरा है पालमपुर एंड जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है उसका। मैं इन दोनों वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग कैसी थी? तो बेटा ये जो गांव पालमपुर है उसमें जो फार्मिंग थी उसके लिए एक छोटी सी बात बताई गई है और सारी चीजें उसी की चारों तरफ घूमती है कि जो जमीन थी, यहाँ पे जो लैंड थी वो फिक्स्ड थी। मतलब जो गांव पालमपुर है उसमें किसी भी तरीके से हम जमीन को बढ़ा नहीं सकते थे कल्टीवेबल एरिया के लिए। मतलब खेती बाड़ी के लिए जो जमीन थी वो फिक्स थी। ऑलमोस्ट वहां पर ऐसा कोई जगह नहीं थी जिसको हम क्या कर सकते थे, कल्टीवेबल एरिया के अंदर ले सकते थे। नंबर 2 अगर इसकी बात करूं तो वहां पे जो बेसिक एक्टिविटी थी वो फार्मिंग थी। कहने का मतलब ये बेटा सबसे ज्यादा लोग 75% लोग वहां पे किस चीज पे डिपेंड करते थे, खेती बाड़ी पे। मतलब जो पालमपुर गांव है उसमें जो मेन एक्टिविटी थी जिसके ऊपर लाइफ सरवाइव करती थी वहां के लोगों की, वो क्या थी, फार्मिंग थी। वहां पर जो फार्मर्स थे वो लैंडलेस फार्मर भी थे जिनके पास जमीन नहीं थी, दूसरे के खेतों में जाकर काम करते थे। स्मॉल फार्मर भी थे जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, मार्जिनल फार्मर भी थे जिनके पास थोड़ी ठीक ठाक जमीन थी, और कुछ लार्ज फार्मर थे जिनके यहाँ लैंडलेस फार्मर आकर काम करते थे। उसके बाद आता है कि ये जो फार्मर्स थे वो 2 तरीकों से काम करते थे या 2 तरीकों से फसल को उगाते थे। एक था रेनी सीजन के अंदर, जब रेनी सीजन आता था तो बेटा वो खरीफ का जो फसल होती थी उसे उगाते थे। खरीफ की जो फसल थी उसमें ज्वार और बाजरा ये मेन होती थी। कहने का मतलब है रेनी सीजन जब आता था तो ये खरीफ की फसल उगाते थे और खरीफ की फसल में ज्वार और बाजरा ये इनकी मेन फसल होती थी। और ज्वार और बाजरा जो होता था इसे ये क्या करते थे, ये इसे पशुओं को डालते थे, कैटल फीड के लिए काम होता था। बेसिकली इंसान इसे नहीं खाते थे, इसे खाने के जो डाला जाता था वो पशुओं के लिए इसे बेसिकली उगाया जाता था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो these plants are used as a cattle feed पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अगर हम बात करें कि अक्टूबर और दिसंबर में क्या करते थे तो वो पोटैटो जो है उसकी फसल उगाते थे ड्यूरिंग विंटर सीजन। अब जो दूसरा सीजन था, पहला रेनी सीजन चला गया, रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा हो जाता था, फिर विंटर सीजन आता था तो बेटा वो फार्मर्स जो है वीट को उगाते थे। वीट जो है वो फैमिली के कंजप्शन के लिए यूज किया जाता था। सीधी बात ये है कि जो रेनी सीजन में रबी की फसल उगाई जाती थी उसमें वीट जो है वो मेन जो है वो क्रॉप होती थी। अभी जो वीट है ये मेन क्रॉप थी तो इसमें वो क्या करते थे, खाने के लिए कंजप्शन के लिए यूज किया जाता था और जितना वो कंजप्शन में लगता उतना तो ठीक था। उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट में बचता था उसे वो मार्केट में सेल कर देते थे। देखिए मार्केट में सेल करने के लिए उन्होंने जो मेन बेसिकली जो जगह बताई दैट इज रायगंज। मतलब यहाँ पे एक टाउन होता था रायगंज, उसके अंदर वो उसे सेल कर देते थे। अब मैंने यहाँ पे 2 बातें बताई। मैंने क्या कहा कि विंटर सीजन के अंदर वो क्या करते थे, रबी की फसल उगाते थे जिसमें वीट होती थी। अब 2 तरीके की फार्मिंग होती है बेटा, एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होती है कि इतना उगाया जाए कि बस इंसान खा ले, कोई सरप्लस ना हो, प्रॉफिट मोटिव ना हो। और कमर्शियल फार्मिंग वो होती है कि उगाने के बाद कंजप्शन के लिए भी यूज किया जा सके, बचे हुए सरप्लस को मार्केट में। तो जो वहां के जो लोग थे वो कमर्शियल फार्मिंग करते थे, वो वीट खाने के लिए भी रखते थे, सरप्लस अमाउंट को रायगंज में बेच कर भी आते थे। साथ में एक शाहपुर टाउन और लगता था जो कि शहर हुआ करता था, उसके अंदर वो शुगर केन जो है उसे बेचते थे, जो कि जगरी के रूप में उसे रॉ मटेरियल अगर हम बात करें तो जगरी बोला जाता था। जो शुगर केन है वो वंस अ ईयर, एक बार साल में हार्वेस्ट किया जाता था। बेसिकली एक बार उसे जरूर उगाया जाता था
देन उसके बाद वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। अगर हम बात कर ले, देखो हमने खेती बाड़ी की बात कर ली कि भाई खेती बाड़ी पे लोग डिपेंड करते थे, 2 तरीके की फसल उगती थी। उसके बाद क्या आता है, इस फसल को उगाने के लिए जो इरिगेशन फैसिलिटीज थी बेटा पालमपुर में बड़ी ही अच्छी थी। मतलब बहुत ही टाइम के साथ में बहुत जल्दी पालमपुर के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो डेवलप हो गई थी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बहुत ही टाइम पे आ गया था वहां। और जहां पे बेटा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम आ जाता है वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज इजी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड इरिगेशन फैसिलिटीज थी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर गांव के अंदर बहुत ही जल्दी आ गई थी। नेक्स्ट आता है बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए हमने कहा कि जमीन जो है वहां फिक्स थी। अब जमीन जो है वो फिक्स है जिसमें हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, तो फिर फसल को ज्यादा कैसे उगाया जाए? कहने का मतलब है एक जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े को हम रबड़ की तरह खींच तो नहीं सकते, हम उसे बढ़ा तो नहीं सकते, हम उतने ही एरिया के अंदर क्या कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं। तो हम नए नए तरीके ढूंढेंगे, क्योंकि इंसान तो वहां बढ़े जा रहे थे, पॉपुलेशन तो वहां ग्रोथ कर रही थी, और जैसे जैसे डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाता है वैसे वैसे हमें ज्यादा अमाउंट की जरूरत होती है। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो 1960s में आया था। उसके जो 2 फेजेस थे उसी तरीके से यहाँ आया। व्हीट भी उगाया गया था, उसमें राइस भी उगाया गया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया उसमें क्या था कि जो लैंड थी वहां पे क्या, कहीं पे भी जो लैंड होती है इट इज अ नेचुरल रिसोर्स। लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। और अगर आप नेचुरल रिसोर्स को बहुत अच्छे से रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जो गर्ल्स होती है उनके एग्जाम्पल लूं, तो जो गर्ल्स होती है बेटा वो क्या करती है, फेस के ऊपर अलग अलग टाइप के केमिकल्स का यूज करती है, अलग अलग क्रीम का यूज करती है, फेयरनेस क्रीम का यूज करती है, पार्लर जाती है, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लगाती है जिनसे उनकी स्किन जो है वो फेयर हो जाए। उल्टा हो क्या जाता है कि उसपे रैशेज हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा फेस है वो नेचुरल है। अगर हम जो चीजें खाएंगे, अगर नेचुरल ग्लो आता है तो वेल एंड बेटर है। अगर हम उसके साथ कोई भी छेड़खानी करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत खराब आते हैं। सेम इसी तरीके से आप देख लेना, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जो ओवर यूज करते हैं केमिकल्स का, उनका फेस रफ हो जाता है। दूसरी तरफ जो कि नेचुरल रिसोर्सेज लाइक खाने पीने पे, जैसे कुकुम्बर हो गया, पालक हो गया, जैसे स्पिनिच वगैरह, हरी साग सब्जियां खाते हैं तो फेस पे ग्लो अलग ही होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, एक नेचुरल है और एक थोड़ा केमिकल चीजों से मतलब वो खराब हो चुका है। सेम एक जो लैंड है वो भी इसी तरीके से होती है, एक नेचुरल रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स का हमें यूज भी बहुत अच्छे से करना है, बल्कि बहुत अच्छे से नहीं, बहुत ही ध्यान से करना है। बट ऐसा नहीं हुआ। गांव पालमपुर के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारी चीजें हुई। हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का यूज किया गया, जिससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी बट जो जमीन थी वो खराब हो गई, सोइल की फर्टिलिटी लूज हो गई। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनका यूज बढ़ गया। इनका यूज बढ़ गया तो हुआ क्या, जो सोइल थी उसकी फर्टिलिटी चली गई। और सबसे बड़ी बात, जो 3 टाइप के फार्मर थे, स्मॉल, मार्जिनल और लार्ज फार्मर, इनमें से लार्ज और मार्जिनल फार्मर तो इन चीजों को अवेल कर सकते थे क्योंकि ये चीजें महंगी थी, बहुत ज्यादा कैपिटल लगते थे। बाकी जो नॉर्मल फार्मर था वो इन चीजों को अवेल नहीं कर पा रहा था, तो उनकी तो पहुंच से वो बहुत दूर रह गई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फायदे हुए वो भी अनइवन थे। मतलब कुछ फार्मर्स को तो उनका बेनिफिट हुआ, कुछ स्टेट में तो उनका बेनिफिट हुआ, 4 से 5 स्टेट्स के अंदर, बाकी के अंदर उनका कोई खासा बेनिफिट नहीं देखा गया। और उल्टा क्या हो गया, जो नेचुरल रिसोर्स था वो खराब हो गया। इसलिए नेचुरल रिसोर्स खराब होने की वजह से वहां की जो सॉइल थी उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वहां पे यूज किए गए थे, जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग हो गया या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, इन सभी चीजों की। अब मैं पूरे इसका जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है उसका कंक्लूजन बताऊं तो हमने जो आज टॉपिक किया है बेटा ये था कि गांव पालमपुर के अंदर फार्मिंग कैसी थी। तो जो बेटा गांव पालमपुर था उसमें फार्मिंग जो है बिल्कुल ही मॉडर्नाइज तरीके से की गई थी, बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी। उन अच्छे तरीकों में उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का सहारा लिया, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को ज्यादा ध्यान रखा गया, जिसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्स लैंड हमारे पास थी उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो एनहांस होने की बजाय बिल्कुल ही खराब हो गई। अब हम करेंगे जो पॉइंट नंबर 3 है, या फिर कह सकते हैं इसका नेक्स्ट कंसेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।